Jai Mata Di all, and the topic we are dealing right now in the amendments, that is Consumer Protection Act 2019, and something very interesting about this कि Consumer Protection Act 2019 जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल हैपेंड इन 2019 और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर दैट आल्सो हैपेंड इन 2019, लेकिन इसके रूल्स नहीं बनाए गए थे तब 2019 में, और इसके रूल्स कब बनाए गए और इसको इन्फोर्स कब किया गया 20 जुलाई 2020, जब इसके रूल्स बनाए गए और जब इसको एनफोर्स किया गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स, और उसके साथ मैं कहूँगा अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा, बहुत सारे रूल्स बनाए गए 20 जुलाई 2020 या उसके बाद। अब देखा जाए तो 30 जून 2020 से पहले तो ये एनफोर्स नहीं हुआ, 30 जून 2020 के बाद एनफोर्स हुआ। उस तरीके से देखा जाए तो इंस्टीट्यूट को ये दिसंबर 2020 एग्जाम्स में तो नहीं पूछना चाहिए। इंस्टीट्यूट को सिर्फ वही अमेंडमेंट्स पूछनी चाहिए जो 30 जून 2020 या उससे पहले एनफोर्स हो चुकी थी। दे आर रेलिवेंट फॉर एग्जाम, जो 6 महीने पहले एग्जाम से एनफोर्स हो चुकी थी। दैट इज जनरली द व्यू पॉइंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। खैर एनी हाउस, अगर आप 31 जुलाई की कट ऑफ डेट लेते हैं तो उसके हिसाब से दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। और तो और इंस्टीट्यूट तो अगर एग्जाम जून में हो जाते तो जून 2020 एग्जाम्स में भी ऑलरेडी ये एक्ट पूछने के लिए इंटरेस्टेड था, जबकि तब तो कहीं एनफोर्समेंट का अता पता भी नहीं था। एनी हाउस, इसी के साथ हम एक चीज और पढ़ेंगे कि एक नई अथॉरिटी का जन्म हुआ है। न्यू अथॉरिटी हैज टेकन प्लेस। Central Consumer Protection Authority (CCPA) has taken birth on 24 July 2020, and इसमें जो चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुई हैं श्रीमती निधि खरे इज अपॉइंटेड एज चीफ कमिश्नर, एंड दैट इज एज ऑन 29 जुलाई 2020। आई होप आज आप वीडियो देख रहे हैं तो ये पोजीशन सेम हो, और हो सकता है चेंज भी हो जाए। हो सकता है कि ये जो मैम है इनकी जगह कोई और नया चीफ कमिश्नर अपॉइंट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाती है, एंड ऑल दोज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। एंड शी इज बेसिकली एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट। तो ये तारीखें कुछ रेलिवेंट हैं हमारे लिए, बस ये तारीखें दिमाग में अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे आपको याद रहेगा कि ये पैदा कहाँ से हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ओल्ड वाला वो सबको अच्छे से आता था, सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो ये वीडियो आपके काम की है। और इसमें हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कहूँगा कि नई भी बताने वाला हूँ, जो पहले वाले एक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अब इस वीडियो में हम बेसिकली अब अमेंडमेंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो चेंज हो गई हैं, अमेंड हो गई हैं। कुछ ओल्ड डेफिनेशंस एज इट इज सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, वो भी बताऊंगा। कुछ न्यू डेफिनेशंस ऐड ऑन आ गई हैं तो वो भी बताऊंगा। तो कुछ डेफिनेशंस अमेंड हो गई हैं, कुछ सेम हैं, और जो सेम है उनके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा, और जो न्यू एड ऑन आई हैं उनके बारे में जरूर बात करूंगा। उसके बाद हम ऑब्वियसली इस अथॉरिटी के बारे में बात करने वाले हैं, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट सम न्यू कॉन्सेप्ट्स आल्सो एट द सेम टाइम। हालांकि आपको मालूम है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, एनसीपीसी, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, वो पहले भी थे ओल्ड एक्ट में, वो न्यू एक्ट में अभी भी हैं। और वैसे ही कंज्यूमर कोर्ट्स, वेल आई से कंज्यूमर कोर्ट जहां पर हम लोग कंप्लेंट फाइल करते हैं, वो पहले भी थे और वो अब भी हैं, वेल दे आर स्टिल ओवर हियर। और कंज्यूमर कोर्ट्स में भी वही 3 लेवल हैं, सबसे ऊपर एनसीडीआरसी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उसके नीचे स्टेट कमीशन, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट फोरम। लेकिन उनकी ज्यूरिसडिक्शन बदल गई है, तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करने जा रहे हैं। ये 6 कंपैरिजन पॉइंट्स हैं, 6 कंपैरिजन पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर। हम शुरुआत यहाँ कर रहे हैं जहां मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा है, रिगार्डिंग द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और तब कहा करते थे अगर बहुत छोटे मामले हैं और जो डिस्प्यूट है उसमें जो वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सर्विसेज है, प्लस अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन डिमांडेड बाय कंज्यूमर, दोनों मिलाकर दैट इज अप टू ₹20 लाख तो गो टू डिस्ट्रिक्ट फोरम, और 20 लाख के ऊपर अप टू 1 करोड़ तो गो टू स्टेट कमीशन, और 1 करोड़ के ऊपर तो गो टू नेशनल कमीशन।
एंड आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा कि ये अब बढ़ गया है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप कब तक जा सकते हैं, इफ योर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन डिमांडेड बोथ ऑफ देम पुट टुगेदर इज अप टू ₹1 करोड़, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 10 करोड़ तो गो टू स्टेट कमीशन, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है देन यू गो टू द नेशनल कमीशन। और नेशनल कमीशन पूरे इंडिया में एक है जो न्यू दिल्ली में है, स्टेट कमीशन हर स्टेट में एक एक होती है। even the new states are having their separate state commission, छत्तीसगढ़ में स्टेट कमीशन है, झारखंड स्टेट कमीशन, उत्तराखंड स्टेट कमीशन और तेलंगाना स्टेट कमीशन एंड सो ऑन। Then talking about district forums, so all over India near about 500 plus approximately district forums are there, जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। और डू रिमेंबर कि अगर आपने जो गुड्स खरीदी उनकी वैल्यू 10 लाख रुपीज है जो डिफेक्टिव निकली हैं, लेकिन आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं 70 लाख रुपीज का, 80 लाख रुपीज का, लेकिन दोनों मिलाकर एग्रीगेट इज 90 लाख रुपीज वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कॉम्पनसेशन, लेकिन विद इन 1 करोड़, तो यू गो टू द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम। एंड अब जो न्यू चेंज आ गया है वो ये है कि यू कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम और कंज्यूमर कोर्ट। पॉइंट नंबर 4 में पहले डिस्कस कर रहा हूँ, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिजाइड्स और वर्क्स, जहां कंज्यूमर रहता है। नाउ दिस इज अ बिग रिलीफ टू द कंज्यूमर कि जहां कंज्यूमर रहता है वो अपने घर के पास जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वहां जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, उसको वहां चलकर आना पड़ेगा, खर्चा उठाना पड़ेगा एंड ऑल दैट। पहले क्या होता था ओल्ड एक्ट में, कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर्स ऑफिस इज लोकेटेड, या तो सेलर का हेड ऑफिस हो या फिर उसका ब्रांच ऑफिस हो, वहां जाकर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती थी। और अगर सेलर का ब्रांच ऑफिस आपके आसपास नहीं है तो जहां उसका हेड ऑफिस है वहां जाकर आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, which may be 1000 or 2000 kilometers away from your home, कंप्लेनेंट के घर से 2000 किलोमीटर दूर है, तो आना जाना was very well inconvenient or uncomfortable those days. So I'll say I will mark it as point number 2 rather over here और point number 2 को अब यहाँ point number 3 बना लेते हैं यहाँ पर, and that is all the rules of direct selling are extended to the ई कॉमर्स ऑल्सो। तो जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं वो ई कॉमर्स, मतलब आप अमेजोन से कुछ खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं, उसमें कुछ परेशानी आती है तो आप उसके अगेंस्ट भी कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, और मे बी बिग बास्केट और मे बी स्विगी एंड ऑल दैट। तो वेल आई विल से दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर कि ई कॉमर्स भी अब ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से वेल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर हो गया है। एंड देन आई विल से नंबर 4, कंज्यूमर्स कैन सीक कॉम्पनसेशन फॉर द हार्म कॉज्ड बाय द प्रोडक्ट और बाय द सर्विस, दैट इज नंबर 4। So consumer can seek the compensation for the harm caused by the product or the services। और अब बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन की। तो अब आने वाले टाइम में सब लोग, अब कोरोना वैक्सीन न्यूज में है, फाइजर और ऑक्सफोर्ड एंड ऑल दैट, तो आने वाले टाइम में क्या सब लोग भागे भागे जाएंगे कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, या अभी कुछ लोग डरेंगे? अभी तो वैसे क्वांटिटी भी सुनने में यही आ रहा है कि पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन द पॉइंट इज कि क्या लोगों में डर भी होगा कि साइड इफेक्ट ना हो जाए, साइड इफेक्ट ना हो, क्या इस चीज से डरेंगे? पहले दूसरे को लगवाते हुए देख ले भाई, अगर वो ठीक ठाक है, भला चंगा है, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी जाकर लगवा लेते हैं। तो अगर कोई कंपनी कह रही है, फाइजर कंपनी कह रही है कि इट इज 100% सेफ, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, किसी का मेमोरी लॉस हो जाता है, मान लीजिए प्रिज्यूम बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, तो क्या कंपनी से कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं उसके घर वाले, फैमिली मेंबर्स की, इसका मेमोरी लॉस हो गया एंड ऑल दैट। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी को लेकर well there is special now the provision is there for the product liability compensation and we'll be talking about that in the more detail, जो पहले नहीं था। और पहले लोग सिविल कोर्ट जाते थे, कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाते थे इस प्रोडक्ट लायबिलिटी कॉम्पनसेशन के लिए, और सिविल कोर्ट में तो फिर वो धक्के खाने पड़ते थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कंज्यूमर कोर्ट एंड वी नो दैट कि वो स्पीडी रिकवरी के लिए और स्पीडी कॉम्पनसेशन के लिए हमेशा से माना गया है। So this is number 4, number 5 moving on further, and that is जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपॉइंट की गई है, इसको सर्च एंड सीजर की पावर दी गई है। यू नो सर्च एंड सीजर, परमाइसेस में घुस के सर्च एंड सीजर करना, इनको कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने की फैसिलिटी दी गई है।
और इनको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन करते हुए किसी केस में अगर इनके हाथ में ऐसा कोई मटेरियल आता है जिसके लिए किसी अदर लॉ में किसी अथॉरिटी को बोला जाए कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जैसे कि रेरा, तो रेरा में रेरा अथॉरिटी है या TRAI है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उनको पास ऑन कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए केस। एंड many things we'll be talking about that in more detail later on। और सर्च एंड सीजर के बारे में भी बात करेंगे और दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे। many many things, many powers are there। इन्वेस्टिगेशन की बहुत डिटेल्ड पावर्स हैं इनके पास एंड lots of things are there। then courts can refer the matter through the mediation। now this is a new point, new concept। कोर्ट का मतलब यहाँ कंज्यूमर कोर्ट है। कंज्यूमर कोर्ट can refer the matter for the mediation। फर्स्ट हियरिंग में या मे बी सेकेंड हियरिंग, थर्ड हियरिंग, जहां पर भी कंज्यूमर कोर्ट को लगता है कि ये दोनों पार्टीज आपस में बातचीत करके अपना सेटलमेंट खुद कर सकती हैं, तो उन दोनों पार्टी से पूछ लिया जाएगा क्या आप मीडिएशन में जाना चाहते हो, आप कंज्यूमर कोर्ट में ना रहकर मीडिएशन में चले जाओ और एक मीडिएटर से आप अपना झगड़ा सॉल्व करवा लो, बैठ जाओ आमने सामने और आमने सामने बैठकर सेटलमेंट कर लो, और वो सेटलमेंट फिर आप हमें दिखा देना कि हमारी सेटलमेंट हो गई है, तो झगड़ा खत्म। हाँ, अगर मीडिएशन प्रोसेस फेल हो जाता है फिर आप झगड़ा लेकर वापस आ जाना और फिर कंज्यूमर कोर्ट डिसाइड करेगा उस केस के अंदर, नो डाउट्स अबाउट दिस। तो मीडिएशन का एक न्यू प्रोविजन है जो पहले ओल्ड एक्ट में नहीं हुआ करता था। एंड विद दिस आई विल से वी आर गेटिंग स्टार्टेड। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑन दिस स्क्रीन, एंड रिमेनिंग वी आर गोइंग टू डू इन द डिटेल्स। अब एक झलक थोड़ी सी CCPA के बारे में भी आपको दिखा रहा हूँ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट इज ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और सिंपली आई विल कॉल इट मिनिस्ट्री ऑफ MOCAFPD। दिस इज द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री। और डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखता है और उसके साथ साथ रूल्स को भी देखता है। और अब अथॉरिटी जिसको हम बोल रहे हैं, दिस इज न्यू अथॉरिटी, और आपके सामने जो है वो उनके लिए अलग से रेगुलेशन बनाई गई है उस अथॉरिटी के लिए, एलोकेशन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 2020। और वो रेगुलेशन कुछ ऐसी नजर आती है, लेकिन अभी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वैसे भी आप लोगों के सिलेबस में ये रेगुलेशन नहीं है, तो आई विल नॉट बी डिवोटिंग टू मच टाइम ऑन दिस। जितना सेक्शंस में है वो हम जरूर करेंगे ऑब्वियसली। तो ये रेगुलेशन है और यहाँ पर वो आपको निधि खरे चीफ कमिश्नर के लास्ट में आपको बेसिकली इनिशियल्स कह लीजिए या सिग्नेचर कह लीजिए, उनका नाम नजर आ रहा है लास्ट में। देन मूविंग ऑन फर्दर विद दिस आई से कुछ रूल्स भी हैं यहाँ पर, एंड दैट इज बेसिकली जो 20th जुलाई 2020 को जो रूल्स आए और एनफोर्स हुए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जनरल रूल्स 2020, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रूल्स 2020, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल्स 2020, मीडिएशन रूल्स 2020, and there are other rules but the rules are not in the syllabus। तो वी आर गुड दैट वे स्पीकिंग की थोड़ा सा सिलेबस आपका कम हो गया है। ई कॉमर्स के लिए भी अलग से रूल्स हैं इफेक्टिव फ्रॉम 23 जुलाई 2020, बट वंस अगेन आई विल से रूल्स आर नॉट इन सिलेबस। आपके सिलेबस में सिर्फ एक्ट है, सेक्शंस है, रूल्स नहीं है। और रूल्स पढ़ने का बहुत मन कर रहा हो तो अपने आप पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। एंड अब नाउ आई रिवर्ट बैक, डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, और जब डेफिनेशंस अब शुरू करने जा रहे हैं, अमेंडमेंट इन द डेफिनेशंस, तो मैं कहूँगा अब इस डेफिनेशन वाले सेक्शन को तीन चार पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ मैं। वो डेफिनेशंस जिनमें थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स हैं वो हम पहले देखने वाले हैं, और यूटीपी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आई विल बी प्रोवाइडिंग द सेपरेट वीडियो। So getting started without wasting more time, and that is consumer की definition में there are minor changes, complaint की definition में there are minor changes, complainant की definition में there is one addition, and goods की definition में अब specifically include कर लिया है food। goods की definition में that food is also goods, and we know food is goods, no doubts about that। goods include every type of movable property, हालांकि इस पे थोड़ा सा elaborate करूंगा मैं। then defect की definition same as old definition, services same as old definition, no change। deficiency की definition में minor change किया है in the definition of deficiency।
RTP same as old definition, and UTP में there are some add-ons in the definition. So getting started, consumer with the minor changes. और consumer आपको मालूम है, consumer means a person who buys the goods or hires the services, includes the user of the goods, lawful user, or the beneficiary of services. And consumer does not include the person who is buying the goods for resale or for commercial purpose, and consumer does not include the person who is hiring the services for कॉमर्शियल पर्पस, यू नो दैट. लेकिन अगर कोई लाइवलीहुड कमाने के लिए गुड्स परचेज करता है या सर्विसेज अवेल करता है, वेल फॉर अर्निंग द लाइवलीहुड, तो उसको कॉमर्शियल पर्पस नहीं माना जाता और उस व्यक्ति को कंज्यूमर माना जाता है. आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन कि सबको याद है. देन इसमें नया क्या है, अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में, इट द एक्सप्रेशन बाइज द गुड्स एंड हायर्स और अवेल्स द सर्विसेज इंक्लूड्स ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस बोथ. इसमें दोनों आते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस और बाय टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि वो नेटवर्क बन जाता है, पूरी चेन बन जाती है. एमवे इज डूइंग दैट मल्टी लेवल मार्केटिंग. और टेली शॉपिंग तो आप लोगों ने टेलीविजन पे देखा होगा. पहले मैं बहुत मोटा था, फिर मैंने ये बेल्ट खरीदी, बेल्ट पहनी, और उस बेल्ट में कुछ अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उससे मैं पतला हो गया बिना एक्सरसाइज किए. तो मैं कहूँगा झूठ है, झूठ है, मत परचेज करना. मैंने भी परचेज की थी, कोई फायदा नहीं हुआ. खैर एनी हाउस, तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है. डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे. इसमें कहते हैं कि परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में. मतलब घर घर जाकर डोर टू डोर सेलिंग, दैट इज परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए. तो कैन ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में भी दैट डोर टू डोर सेलिंग, और अपने प्रोडक्ट्स लेकर लोग डोर टू डोर आते हैं और आकर आपकी डोर बेल दबाते हैं और कहते हैं ये हमारे पास इतना सारा प्रोडक्ट है अलग अलग टाइप के, आपकी घर की जरूरतों का सामान है, खरीद लो. तो दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, एंड वेयर द सेलर इज नॉट हैविंग द परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके पास नहीं है. टेली शॉपिंग ऑब्वियसली यू हैव सीन ऑन द टीवी चैनल. वो आप टीवी ओपन करते हैं तो प्रोग्राम बाद में आता है और एडवर्टाइजमेंट्स पहले आती हैं. और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स तो ऑब्वियसली द एग्जाम्पल इज Amazon, the example is Flipkart and so on. तो कंज्यूमर आप सभी केसेस में हैं, और कहीं से भी कुछ भी आप खरीदते हैं तो मे बी स्विगी और वट कहीं से भी कुछ भी आप परचेज करते हैं तो आप कंज्यूमर हैं, और आपके पास कंज्यूमर राइट्स सभी केसेस में हैं. आपको प्रोटेक्शन सभी केसेस में मिलेगी. दैट क्लैरिटी इज हेयर नाउ. और मैं तो कहूँगा कि पहले भी क्लैरिटी थी, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि कोई आपके घर आकर सामान देकर जा रहा है और आपके पास उसकी रिसीट नहीं है और बेचने वाले का कोई अता पता नहीं है और उसके पैकेट के ऊपर भी पता नहीं कि मैन्युफैक्चरर कौन है एंड ऑल दैट, तो इस तरीके के प्रोडक्ट ना खरीदें. आपके पास एक प्रॉपर रिसीट होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को ये तो प्रूव कर सकें कि आप कंज्यूमर हैं, और तभी आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर पाएंगे. So that is one thing over here, not otherwise. And same with the TV products. जब आप टीवी पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं और खरीदते हैं तो उसकी भी आपके पास एक प्रॉपर रिसीट होनी चाहिए. देन मूविंग ऑन फर्दर, कंप्लेंट की डेफिनेशन वही पुरानी है. नंबर वन, यूटीपी की कंप्लेंट है. इसमें कुछ डिफरेंट हटके है, नया है तो वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है. मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में. सो दिस इज समथिंग न्यू, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. बाकी यूटीपी जो है ये वही पुरानी कहानी है कि सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है और फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है या फॉल्स बारगेन सेल हो रही है. बाद में डिटेल में बात करेंगे. देन गुड्स में डिफेक्ट है या सर्विसेज में डेफिशिएंसी इन सर्विस है या एक्सेसिव प्राइस चार्ज किया गया है, और उसमें एक्सेसिव प्राइस चार्ज करने में 4 सिचुएशंस हैं. बट आई विल से दिस इज ऑल ओल्ड, दिस इज ऑल ओल्ड प्रोविजन. इसमें कुछ नया नहीं है. अगर कुछ नया है तो पॉइंट नंबर 1 में है, वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जिसमें सेलर अपना फायदा देख रहा है और जो बायर है उसके ऊपर बहुत बर्डनसम टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहा है. दैट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैन्युफैक्चरर या सेलर का सारा बेनिफिट है और जो बायर है, परचेजर है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डनसम टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई. देन कुछ नया है तो वो नीचे दिख रहा है आपको कि hazardous goods are being sold for life and safety. hazardous goods are being offered for sale to the public. तो उसमें हम कह रहे हैं वो गुड्स ऐसी हैं which are in contravention of the standards of safety standards of the goods. safety standards के नीचे हैं
बाय और अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, और ट्रेडर को पता है, बेचने वाले को, ट्रेडर को पता है दैट द गुड्स सो ऑफर्ड आर अनसेफ टू द पब्लिक। और बीच में यहाँ पर ए एंड बी या ए और बी, ये लॉ मेकर ने नहीं बताया यहाँ पर कि ए और बी है या ए एंड बी है, ये क्लैरिटी नहीं है। तो मतलब ऑब्वियसली नंबर वन ये तो क्लियर है कि गुड्स आर बिलो द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। वो प्रेशर कुकर है, वो फट गया, या बकेट में हम रॉड लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए, सर्दियों में विंटर्स का सीजन आ रहा है तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे तो काफी यूज करते थे, जहां गीजर नहीं है तो आयरन रॉड लगाई, हीटिंग रॉड लगाई, पानी गर्म कर रहे हैं, पानी चेक किया तो पता चला कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग गया। एक्सटेंशन कॉर्ड है घर में जो आप कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को मूव ऑन करने के लिए, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। लोकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं मेड इन मार्केट, मे बी कि आपके पास रिसीट हो, तो अगर रिसीट है यू आर कंज्यूमर, और अगर बेचने वाले को भी मालूम है कि आई एम ऑफरिंग समथिंग विच इज अनसेफ टू द लाइफ, अनसेफ टू द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर, तो वो यूटीपी, तो वो कंप्लेंट का सब्जेक्ट मैटर बनता है। अगर ट्रेडर को पता ना हो तो, अगर ट्रेडर को पता ना हो कि गुड्स अनसेफ हैं, क्यों पता नहीं है? मैन्युफैक्चरर ने गुड्स के ऊपर लिखा है आईएसआई मार्क है, यू नो दैट आईएसआई मार्क, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट आउट हो रहे हैं। शॉपकीपर को लग रहा है कि अगर आईएसआई मार्क है तो सेफ होंगी, तो उसने मैन्युफैक्चरर के वहां पर भी देखा तो एक आईएसआई मार्क का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट भी लगा हुआ था। मे बी ट्रेडर इज थॉरोली नॉलेजेबल, लेकिन वो सर्टिफिकेट एक्चुअली फेक था, लेकिन ट्रेडर ने उसके ऊपर फेथ किया कि भाई आईएसआई मार्क है और आईएसआई मार्क वाली गुड्स है, मैं बेच रहा हूँ तो सही होगा। तो क्या उस केस में आप ट्रेडर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? नो। लेकिन जिस मैन्युफैक्चरर ने बनाई वो गुड्स, उसको तो पता है कि ये मेरे पास आईएसआई मार्क नहीं है और मैं प्रोडक्ट के ऊपर वो आईएसआई मार्क झूठ मूठ में लगा रहा हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ। क्या उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो सकती है? तो मेरा आंसर है यस। तो अगर शॉपकीपर इनोसेंट है तो नो, और अगर शॉपकीपर इनोसेंट नहीं है, शॉपकीपर को भी पता है कि गड़बड़ है और आईएसआई मार्क झूठा लगाया गया है, तो फिर शॉपकीपर भी लायबल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ ए और बी नहीं, ए एंड बी होना चाहिए, दैट इज देयर। और मैं ये कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, नीचे सर्विसेज में भी सेम टू सेम पॉइंट है, सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड व्हिच आर हजार्डियस टू लाइफ, हजार्डियस टू सेफ्टी, बस इतना ही फर्क है। पॉइंट नंबर 5 इज फॉर गुड्स, पॉइंट नंबर 6 इज फॉर सर्विसेज। एंड देन वी आर सेइंग, बीच में एंड वर्ड आता है यहाँ पर, एंड द सर्विस प्रोवाइडर knows the services are injurious to life and safety, तो वो एंड वर्ड यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया पॉइंट नंबर 6 में। दोनों फैक्टर हैं। I hope everybody got this. Services are below the safety standards and the service provider, the seller of services is aware कि ये services safety standards के नीचे हैं, तो ही वो liable है, otherwise वो liable नहीं है। तो and word I hope everybody got कि वो कहाँ से आया, और या मैंने मैंने क्यों पिकअप किया है। तो मैं पॉइंट नंबर 6 में जो and दिया गया है उसी को एनालोगस मानते हुए, मतलब सिमिलर प्रोविजन है तो उसी को ऊपर यूज कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 5 में, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 में लॉ मेकर एंड या और लिखना भूल गया है। तो पॉइंट नंबर 5 और 6 मिलते जुलते हैं, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस है, अदरवाइज पॉइंट्स आर सेम। देन पॉइंट नंबर 7, द क्लेम इज फॉर द प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, दिस इज अ न्यू पॉइंट। तो बेसिकली मैं कहूंगा तीन चीजें मुझे यहाँ नई नजर आ रही हैं कंप्लेंट की डेफिनेशन में। एक तो कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा कंप्लेंट जो है वो प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, जो मैं अभी एक झलक दिखाने जा रहा हूँ आपको, उसके अगेंस्ट है, हालांकि डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। और तीसरा कि हजार्डियस गुड्स के अंदर, हजार्डियस सर्विसेज के अंदर, द ट्रेडर इज लायबल ओनली इफ द ट्रेडर नोज द हजार्डियस नेचर, नॉट अदरवाइज, और उसको मालूम है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड से नीचे हैं गुड्स। अब जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो तीन चीजें एक साथ पढ़ी जाती है। नंबर 1 द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 2 देन द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी, एंड नंबर 3 द डेफिनेशन ऑफ द हार्म कॉज्ड बाय द प्रोडक्ट लायबिलिटी। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, एंड नॉट आई एम नॉट टॉकिंग ओवर हियर राइट नाउ रिगार्डिंग दिस न्यू डेफिनेशन। मैं आपको पहले आगे की तरफ लेकर जा रहा हूं, और मे बी इन दिस वीडियो इटसेल्फ यू विल बी फाइंडिंग दिस इन द एंड पार्ट, but not right now, not right now.
देन आई विल से कंप्लेंट की डेफिनेशन में आगे लेकर जा रहा हूं आपको। कंप्लेंट की डेफिनेशन में ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन इज सॉर्ट ऑफ सेम, बीच में एक चीज नई आ गई है, एंड दैट न्यू पॉइंट इज दैट न्यू अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो CCPA can also be a complainant. CCPA can also be a complainant. It's a new addition in the definition of complainant. बाकी पुराना वही सेम है। और voluntary consumer association which is registered कह लीजिए या recognized कह लीजिए, वही होना चाहिए। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आई एम नॉट गोइंग द डिटेल, इसमें कॉमन कॉज और VOIC वॉइस कुछ रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं इंडिया में, दे आर देयर। देन कंप्लेनेंट की डेफिनेशन में एक चीज यहाँ पर एड ऑन दे दूं, सेक्शन 35 ऑफ द न्यू एक्ट क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो आपकी रिकॉग्नाइज या रजिस्टर्ड वेल कंज्यूमर वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन है, ये कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और कंप्लेंट कहाँ का? कंप्लेंट टू we say consumer court, that district forum, state commission, national commission। और खास स्पेशल पॉइंट क्या है, that voluntary consumer association complaint file कर सकती है whether the consumer to whom such goods are sold or delivered or agreed to be sold or delivered or the services are provided or agreed to be provided or who alleges the unfair trade practice is member of such association or not। हो सकता है जो कंज्यूमर जो सफर कर रहा है, जिसने डिफेक्टिव गुड्स खरीदी हैं या डेफिशिएंसी इन सर्विस जिसके साथ हुआ है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, हो सकता है कि वो उस एसोसिएशन का मेंबर हो और हो सकता है वो उस एसोसिएशन का मेंबर ना हो, तो भी वो उस एसोसिएशन की हेल्प मांग सकता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर मेरा केस लड़िए, क्योंकि आपके पास स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज है कंप्लेंट फाइल करने की और केस लड़ने की, जो कि मेरे पास नहीं है। So this is very important that consumer may not be the member of that voluntary consumer association. Then I'll say moving on further. So after these three definitions done, now we are going to the definition of goods. Goods की definition की तरफ जाते हैं और specifically अब हम कह रहे हैं goods की जो नई definition आई है उसमें लिखा है goods means every kind of movable property। तो आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं, आप कंज्यूमर हैं और गुड्स में कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, मे बी अ कार, मे बी अ रेफ्रिजरेटर, मे बी अ बाइक, मे बी अ सेल फोन, मोबाइल फोन, मे बी अ लैपटॉप, मे बी अ टेलीविजन, व्हाटएवर। घर की कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अदर देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फर्नीचर, क्रॉकरी, आप कुछ भी खरीदते हैं, यू आर कंज्यूमर, you are buying the goods, and goods means all type of movable property, but you know that movable property does not include cash, it doesn't include the cash। वो कहीं ना कहीं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी लिखा हुआ है, दैट इज देयर। और आपको याद होगा वहां सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी लिखा हुआ है गुड्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कैश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्शनेबल क्लेम्स, उनको गुड्स नहीं माना जाता वहां, अगर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की हेल्प लेते हैं। एंड यहाँ पर क्लियर कट लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इफ यू आर बाइंग द लैंड इट इज नॉट गुड्स, इफ यू आर बाइंग अ बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी इट इज नॉट गुड्स। अगर आप बना बनाया किसी प्रॉपर्टी डीलर से खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर की सर्विसेज ले रहे हैं, वो सर्विसेज में आता है। बट अगर आप डायरेक्ट सेलर बायर आमने सामने बैठे हैं और बीच में कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है और डायरेक्ट सेल परचेज कर रहे हैं, तो वो मामले, उसमें अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है तो आप प्रॉपर कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे, वो फिर आप यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएंगे। बट गुड्स इंक्लूड फूड। अब ये मैं कहूंगा कि कुछ स्पेशल स्ट्रेस दिया गया है न्यू एक्ट में। ओल्ड एक्ट में तो गुड्स की डेफिनेशन थी नहीं और हम कहते थे रेफर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब यहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन है और उसमें फूड पे स्पेशल स्ट्रेस दिया गया है। और फूड में बोल रहे हैं कि ऑल टाइप ऑफ फूड विच इज देयर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो एनिमल कंजम्पशन के लिए जो आप खरीदेंगे तो वो फूड नहीं है। और ये हम कहाँ रेफर कर रहे हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 को रेफर कर रहे हैं फॉर द डेफिनेशन ऑफ फूड। और वहां जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे में जो डेफिनेशन दी गई है उस पर्टिकुलर एक्ट में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, या जिसको बोलते हैं FSSA, एंड दैट इज सेक्शन 31J ऑफ दैट एक्ट।
तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है वो फूड है, और दैट इज maybe primary food or genetically modified or and all that stuff. I'm not reading this entire, including the alcoholic drinks. Alcoholic drinks is also food, लेकिन मैं तो बोलूँगा बस इतना ध्यान रखिए कि आपके पास प्रॉपर रिसीट होनी चाहिए अगर आपने खरीदा है, परचेज किया है, दैट यू आर अ कंज्यूमर। और यहाँ तक कि च्युइंग गम जो आप खाकर थूक देते हैं, यू स्पिट आउट, वो भी फूड माना गया है। जिसको आप स्वेलो नहीं करते हैं, यू स्पिट आउट, दैट इज ऑल्सो फूड। तो कहीं कोई शक ना रहे तो वो सब कुछ बीच में ले लिया गया, इंक्लूडिंग इन्फेंट फूड एंड एनी सब्सटेंस इंक्लूडिंग वाटर यूज्ड इनटू द फूड ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन और ट्रीटमेंट, वो सब कुछ फूड माना गया है। लेकिन किस चीज को फूड नहीं माना गया है? एनिमल फीड। तो अगर आप अपने पेट एनिमल के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आते हैं और उसको खिलाते हैं और उसमें डिफेक्ट है, उसमें प्रॉब्लम है, और वो एनिमल बीमार हो जाता है आपका, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं जाएंगे उसके लिए कि मेरा कुत्ता बीमार हो गया एंड सो ऑन। मतलब उसके लिए आप कहीं और जाइए, कोर्ट में जाइए, लेकिन डोंट गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। एंड डज नॉट इंक्लूड द लाइव एनिमल्स, ये भी हमने यहाँ पर बोला कि ये भी लाइव एनिमल्स मत लीजिए। लेकिन अभी मैं कहूँगा एक इंटरप्रिटेशन में एक ट्विस्ट आने वाला है। अगर मतलब एक शॉपकीपर है जिसकी शॉप पे वो लाइव एनिमल्स बेचता है, पेट डॉग्स, पेट कैट्स एंड पेट एनिमल्स बेचता है, फिशेज एक्वेरियम, और उसमें बाद में कुछ गड़बड़ निकलती है, वो चीटिंग कर रहा है, उसने मतलब ब्रीड चेंज कर दी, पेंट कर दिया डॉग को, और उसका हेयर कलर चेंज कर दिया, आपने घर जाकर नहलाया है तो उसका असली कलर निकला है कि ओह ये तो हमारा देसी कुत्ता है। तो उस केस में फिलहाल से चीटिंग हुई है। तो क्या हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएं या नहीं जाएं? डॉग को तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन खरीदने वाले को तकलीफ हुई है कि उसके साथ चीटिंग हुई है। सो वी आर सेइंग, पहली चीज तो इनको फूड नहीं माना गया ऑब्वियसली। सो यू आर बाइंग द लाइव फिशेज। अब घर जाकर आप उसका पकौड़ा बनाकर खा जाते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो ये मान रहे हैं कि आपने लाइव फिश खरीदी है अपने घर के एक्वेरियम के लिए, नॉट कि घर जाकर आप उसका पकौड़ा बनाकर खाएंगे। तो इन चीजों को फूड नहीं माना गया। एंड यू नो दैट क्रैब्स, लॉबस्टर्स, स्मॉल ऑक्टोपसेस, एंड देन कुछ चीजें तो बिल्कुल मना है, मे बी इलीगली कहीं सेल हो रही हो, मे बी स्मॉल टॉर्टॉइस एंड सो ऑन, आई विल से। तो लाइव एनिमल्स जो खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, उनको फूड नहीं माना गया है। चाइना वालों को समझना चाहिए ये भी, चाइना वालों को शायद वहाँ लॉज डिफरेंट होते होंगे। anyhow then unless they are prepared or processed for placing on the market for the human consumption, हाँ उनको पकाकर मार्केट में रख दिया गया ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो फूड माना जाएगा। तो लाइव मुर्गा है तो फूड नहीं है, लेकिन उसको तंदूरी बनाकर रख दिया गया है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो वो फूड मान लिया जाएगा। एंड प्लांट्स प्रायर टू द हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग से पहले प्लांट्स को भी फूड नहीं माना गया, कट होने के बाद माना गया है। ड्रग्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, इन सबको, नारकोटिक ड्रग्स, ऑब्वियसली नारकोटिक्स तो आपको मालूम ही है दैट आजकल बॉलीवुड में बहुत शोर मचा हुआ है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, हैश और व्हाटएवर, कोकीन वगैरह, वो सब फूड ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, जब मैं कहता हूँ गुड्स इंक्लूड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड्स इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो एनिमल फीड है, जो आपने डॉग बिस्किट परचेज किए हैं, डॉग बिस्किट्स, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। और अगर वो मूवेबल हैं तो क्या उनको गुड्स माना जाए? फूड तो ना माना जाए, दैट इज नॉट फूड, बट कैन आई से गुड्स? तो मुझको लगता है यस, ऑब्वियसली। आपने पेट शॉप से जाकर अगर एक पेट परचेज किया है, डॉगी परचेज किया है, या आपने वो कलरफुल स्पैरोज परचेज की हैं, तो वो लाइव एनिमल्स या लाइव बर्ड्स आपने परचेज किए हैं, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं? तो क्या उसको गुड्स माना जाए? फूड ना माना जाए, लेकिन क्या गुड्स माना जाए? तो आंसर इज यस, इट लुक्स टू मी, वेल मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको फूड नहीं मान रहे हैं, लेकिन गुड्स तो मान सकते हैं बिकॉज इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एफएसएसए एक्ट के पर्पस के लिए वो फूड नहीं है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी वो फूड नहीं है। ये जो आइटम्स हैं दे आर नॉट फूड, लेकिन गुड्स तो फिर भी हैं क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी तो है। दैट इज माय ओपिनियन, बाकी इसके ऊपर कोई जजमेंट अभी तक नहीं आया है। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ गुड्स। दैट आई मूव ऑन फर्दर। डिफेक्ट की डेफिनेशन, डिफेक्ट इन द गुड्स आपको मालूम ही है, वो जितना वेट लिखा हुआ है, 50 ग्राम वेट लिखा हुआ है किसी चीज पे, एक्चुअली 45 ग्राम है। नेस्कैफे पाउच या टाटा टी का पैकेट है और उसमें ऊपर वेट ज्यादा लिखा है, अंदर कम है। या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, प्रेशर कुकर में या कार में या रेफ्रिजरेटर में या मोबाइल फोन में, लैपटॉप में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट है।
और अगर आपके घर में गैस सिलेंडर आया है और उसमें गैस एक्सेसिव वेट में है तो वो भी डिफेक्ट है। अगर गैस जरूरत से ज्यादा भरी हुई है उसके अंदर गैस सिलेंडर में, तो ऑल दैट इज डिफेक्ट, देन सर्विसेज सेम एज ओल्ड डेफिनेशन। आई एम नॉट गोइंग द डिटेल ऑफ दैट, बट आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन कि सबको ऑलरेडी पता है। अब तो डेफिशिएंसी की डेफिनेशन में कुछ चेंज हुआ है, वो देख लेते हैं। डेफिशिएंसी की जो ऊपर डेफिनेशन आपको यहाँ दिख रही है वो तो सेम ओल्ड डेफिनेशन है। एड इंक्लूड्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है। डेफिशिएंसी का मतलब ऑब्वियसली कि जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसने सर्विसेज दी हैं उसकी सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, कमी है, कोई कमी है, शॉर्ट कमिंग है, इम्परफेक्शन है, फॉल्ट है, इनएडिक्वेसी है इन द क्वालिटी, इन द नेचर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज एंड ऑल दैट। देन वी से अब एंड इंक्लूड्स ये पड़ेगा एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन और कमीशन बाय सच पर्सन हु इज सर्विस प्रोवाइडर which causes loss or injury to the consumer। तो आई विल से कोई नेग्लिजेंस है, कोई ओमिशन है, कोई कमीशन है। वेल कुछ कमीशन का मतलब यहाँ पर कुछ गलत काम करना, यहाँ पर वो कमीशन का मतलब ब्रोकरेज नहीं है, कमिट कमिट करने से है। कुछ गलत काम करना जानबूझकर, ओमिशन करना जानबूझकर, नेग्लिजेंस एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाह हो जाना ऑल टुगेदर, दैट इज नेग्लिजेंस, जिसकी वजह से कंज्यूमर को लॉस हो रहा है। एंड deliberate withholding of relevant information, जानबूझकर इंफॉर्मेशन छुपाना from the consumer। तो वेल आई से इसको डेफिशिएंसी माना गया है, इन चीजों को भी डेफिशिएंसी माना गया है। और आप इस एंड को और पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट 1 और 2 को इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं कि 1 अपनी आप में एक डेफिशिएंसी है और 2 अपने आप में एक डेफिशिएंसी है। कि सर्विस प्रोवाइडर के पास एक इंफॉर्मेशन थी लेकिन उसने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी कंज्यूमर को at the time of entering into the contract of service and all that, or contract for service, not contract of service। I hope you are remembering the difference between the two, वो आप लोगों को याद होगा। तो डेफिशिएंसी की डेफिनेशन में थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है लॉ मेकर ने कि डेफिशिएंसी क्या मानी जाएगी। पहले उतना इलेबोरेट नहीं किया था, पहले ये 4 टर्म्स देखने के लिए मिलती थी और अब उन 4 टर्म्स को आगे फर्दर एड ऑन इलेबोरेट कर दिया गया है। That's it। Then we are having the definition of RTP and this is same old definition, no change at all। मैं presume कर रहा हूँ सबको already पता है। And then there is definition of UTP। अब ये जो UTP की definition है इसके लिए मैं आपको separate video बनाकर provide करने वाला हूँ, thoroughly full detailed video। लेकिन इसके अलावा मैं बात करने जा रहा हूँ अभी the definition of manufacturer, trader, spurious goods and person। तो मैन्युफैक्चरर के बारे में यहाँ पर बात करूंगा तो एक खास स्पेशल बात है यहाँ पर। Well, manufacturer makes the person who makes the goods is manufacturer। लेकिन जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, बना नहीं रहा, सिर्फ गुड्स को असेंबल कर रहा है, कंपोनेंट्स ले आया, पार्ट्स ले आया और असेंबल कर रहा है, वो भी मैन्युफैक्चरर माना जाएगा। एंड और नंबर 3, जो गुड्स बना नहीं रहा, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, असेंबल भी नहीं कर रहा, बनी बनाई गुड्स हैं, पैक्ड गुड्स है, उसके ऊपर सिर्फ अपने नाम की स्टैंप लगा रहा है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, पुट्स और कॉजेस टू पुट्स हिज ओन मार्क ऑन एनी गुड्स मेड बाय एनी अदर पर्सन। बनाई किसी और ने है और आप सिर्फ अपने नाम की स्टैंप लगा रहे हैं तो आपको ही मैन्युफैक्चरर माना जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है, एक बात सोचिएगा कि पतंजलि में जो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बाबा रामदेव, हनी और देसी घी और आटा मैगी एंड सो मेनी अदर थिंग्स, और पहनने के लिए जो कपड़े हैं उनके परिधान एंड ऑल दैट, इज इट पॉसिबल कि कुछ चीजें पतंजलि खुद ना बनाता हो, कुछ प्रोडक्ट्स बाहर वाले लोग बनाते हो, वो पतंजलि के प्रमाइसेस में आते हो और उसपे पतंजलि की स्टैंप लगा देते हो और उसके बाद अपनी रिटेल आउटलेट्स या जो फ्रेंचाइजी स्टोर हैं उनके थ्रू बेचते हो और हमें लगता है एज कंज्यूमर कि ये प्रोडक्ट पतंजलि ने बनाया है। इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस, हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि उस केस में पतंजलि को ही मैन्युफैक्चरर मान लिया जाएगा जिसने अपनी स्टैंप लगाई है। एक्चुअली गुड्स बनाने वाला कोई और है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आई होप यू गॉट ऑल 3 थिंग्स। मैन्युफैक्चरर नंबर 1, नंबर 2 असेंबल करने वाला और नंबर 3 सिर्फ अपने नाम की स्टैंप लगाने वाला, तीनों को मैन्युफैक्चरर माना जाएगा। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर, ट्रेडर की डेफिनेशन वही ओल्ड डेफिनेशन है, लेकिन एक खास पॉइंट याद दिलवा दूं आपको यहाँ पर कि ट्रेडर की डेफिनेशन में लिखा है कि ट्रेडर ऑल्सो इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरर। ये लिखा हुआ है, मतलब जो सिर्फ गुड्स खरीद कर बेच रहा है वो तो ट्रेडर है ही। रादर डेफिनेशन में लिखा हुआ है ट्रेडर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर खुद मैन्युफैक्चर भी कर रहा हो और खुद
ऑब्वियसली सेल भी कर रहा है वो, और सेल कर रहा है तो वो मैन्युफैक्चर करके अपनी फैक्ट्री में और अपने गोडाउन में तो संभाल के रखेगा नहीं, सारी जिंदगी बेचेगा भी, और अगर बेचेगा तो वो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर दोनों हो गया। आई होप गेटिंग दैट कि मैन्युफैक्चरर अपनी गुड्स बनाकर ऑब्वियसली अल्टीमेटली सेल तो करेगा, और अगर सेल करेगा तो वो मैन्युफैक्चरर भी है और ट्रेडर भी है, दोनों है, दैट इज देयर। तो ट्रेडर में दो टाइप के ट्रेडर हैं, एक सिंपल ट्रेडर जिन्होंने मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदी और फिर आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल करी, वो भी ट्रेडर है, और एक दूसरा है जो मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर है, दैट इज देयर। Spurious goods, same old definition, the goods which are claimed to be genuine but which are actually not genuine, मतलब वो आपको मालूम है पहले से, मैं उसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा। which are claimed to be genuine made by the original manufacturer और original trademark owner but actually made by some local manufacturer, और उस पर ओरिजिनल ट्रेडमार्क लगाकर कंज्यूमर को इंप्रेशन दे रहे हैं, पब्लिक को, कि ये जो गुड्स हैं ये ओरिजिनल ट्रेडमार्क ओनर की गुड्स हैं, जबकि एक्चुअली नहीं है। लास्टली स्पीकिंग, पर्सन की डेफिनेशन, ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पर्सन की कोई डेफिनेशन नहीं थी और हम जनरल क्लॉजेज एक्ट और इधर उधर देखते थे। अब लेकिन यहाँ पर न्यू सीपीए में दे हैव टेकन डेफिनेशन, लेकिन इसमें लोग वही हैं जो आपको सारे के सारे ऑलरेडी पता है, तो प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये डेफिनेशन आने से इंडिया में। लेकिन वेल ये बस कहने की बात है कि अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पहले भी हम इसी डेफिनेशन को फॉलो कर लेते थे फ्रॉम जनरल क्लॉजेज एक्ट और अदर वे अराउंड, दैट वाज देयर। सो आई विल से यहाँ तक आकर मैं बोल सकता हूँ कि जो डेफिनेशंस का काफी एक मेजर पार्ट है, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देयर विल बी सेपरेट वीडियो नाउ ऑन द डेफिनेशन ऑफ यूटीपी।